नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा एवं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1804 में होगा और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1817 में। तृतीय और चतुर्थ युद्ध के बीच मराठों को एक बहुत लंबा समय शांति की नीति का मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी दूरदर्शिता का परिचय नहीं दे पाएंगे और मराठा संघ को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण अंततः मराठों की हार होगी। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रथम मराठा युद्ध की बात की थी, जो सलाबाई की संधि के बाद समाप्त हुआ था। जो हमने द्वितीय मराठा युद्ध पढ़ा था, तो उसमें सिंधिया और भोसले दोनों से अलग अलग संधियां की गई थी। भोसले से देवगांव की संधि हुई थी और सिंधिया से अर्जुन गांव की संधि हुई थी। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय मराठा युद्ध, जो 1804 से लेके 6 तक हो रहा है, जो होलकर के साथ होगा। मराठा परिसंघ में अब केवल होलकर बचा था। स्वार्थवश उसने युद्ध में सिंधिया और भोसले का साथ नहीं दिया था। अंग्रेजों ने भी उससे सहायक संधि स्वीकार करने को कहा, किंतु उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अंग्रेजों के मित्र जयपुर पर लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस समय वेलेस्ली बैठा था और वेलेस्ली पहले से ही युद्ध की तैयारियां कर चुका था। शीघ्र ही उसने युद्ध की घोषणा भी कर दी और होलकर को चारों तरफ से घेरने के लिए एक योजना बना दी। जनरल लेक ने उत्तर से, आर्थर वेलेस्ली ने दक्षिण से और कर्नल मरे ने गुजरात से आक्रमण कर लिया। किंतु कर्नल मरे और लेक की अधीनता में लड़ने वाले जो कर्नल मॉनसन थे, उनकी गलतियों के कारण अंग्रेजों की जो युद्ध योजना थी वह असफल हो गई। या ये कहा जाए कि होलकर ने प्रारंभ में छापा मार युद्ध प्रणाली से काम लिया और कोटा के निकट, कोटा के पास में मुकुंद द्वार के पास मॉनसन को घेर लिया और मॉनसन को इतनी बुरी तरह से पीटा कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। मॉनसन वहां से भागा और भागकर उसने आगरा में शरण ले ली। होलकर की जब विजय सिंधिया ने देखी, तो उससे प्रोत्साहित होकर सिंधिया तथा भरतपुर के जाट राजा, उन्होंने भी आकर के होलकर की सहायता करना आरंभ कर दिया। होलकर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु वह विफल रहा। जिस समय होलकर उत्तर में व्यस्त था, कर्नल मरे ने उस समय उसकी राजधानी इंदौर पर अपना अधिकार कर लिया। लेक ने भरतपुर को जीतने का अथक प्रयास किया और बार बार उस पर धावे भी किए, किंतु वह अंततः विफल रहा और राजा से संधि करने पर बाध्य हुआ। तो तृतीय युद्ध में हम देख रहे हैं कि होलकर जो है छापा मार प्रणाली का उपयोग करते हुए बड़े वेग से अंग्रेजों को जवाब दे रहा है और अंग्रेजों की लगातार पराजय हो रही है।
तो उधर हम देखें कि इंग्लैंड में भी मॉनसन की पराजय का समाचार जा रहा था और लेक की विफलता के बारे में भी पता चल रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली की नीति से जो कंपनी के उच्च पदाधिकारी थे वह वैसे भी ऊब चुके थे और लंबे युद्ध के कारण अगर कंपनी पर देखा जाए तो भारी ऋण हो गया था। अंत में अंग्रेजों ने वेलेस्ली को वापस बुला लिया और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो तृतीय युद्ध में हमने देखा कि होल्कर ने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, छापामार प्रणाली का यूज किया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पराजय मिली है। कॉर्नवालिस के बाद जॉर्ज बार्लो आया था, उसकी और होल्कर की आपस में संधि हो गई और उसके बाद 1817 में चतुर्थ अंग्रेज मराठा युद्ध प्रारंभ हो रहा था। अगर मराठा शक्ति चाहती तो वह अपने मराठा संघ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती थी इस लंबे समय में, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे चतुर्थ अंग्रेज मराठा युद्ध की, जो 1817 से 1818 में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली 1805 में इंग्लैंड लौट गया था। उसके बाद कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, किंतु उसकी भी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है और 1805 से लेके 1807 तक जॉर्ज बार्लो ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बना, जिसने 1807 से लेके 1813 ईस्वी तक शासन किया। बार्लो और मिंटो अगर दोनों का कार्यकाल देखा जाए तो उन्होंने शांति और तटस्थता की नीति का अनुसरण किया था। इनके शासनकाल में कंपनी का कोई भी युद्ध देखने को नहीं मिलता है। मिंटो के चले जाने के बाद लॉर्ड मोरियर, जो बाद में लॉर्ड हेस्टिंग कहलाएगा, वह गवर्नर जनरल नियुक्त होकर के भारत आया। इंग्लैंड में उसने जो वेलेस्ली की नीति थी, आक्रामक और प्रसार की नीति, उसका काफी विरोध किया था। लेकिन जब वह स्वयं भारत आया तो उसी नीति का वह समर्थक बन गया और उसने अनेक आक्रामक युद्ध भी लड़े और भारत में कंपनी की सत्ता को लगभग पराकाष्ठा पर पहुंचा भी दिया। वहीं अगर दूसरी तरफ हम मराठा स्थिति की बात करें तो वह अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। वेलेस्ली ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को अगर देखा जाए तो एक तरह से कुचल दिया था, किंतु उसके बाद भी वह मराठा शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाया था। बार्लो और मिंटो, इन्होंने शांति की नीति का अनुसरण किया, लेकिन मराठा उस नीति से कोई लाभ नहीं उठा पाए। उन्हें लगभग 10-11 वर्ष का समय मिला था और अगर उनमें दूरदर्शिता होती या वह अच्छे राजनीतिज्ञ होते तो वह इस परिसंघ को पुनर्जीवित कर सकते थे। मराठा राज्यों की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह अराजकतापूर्ण थी और आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो वह पूरी तरीके से डावाडोल हो चुकी थी। जसवंतराव होलकर, इसने अपने बड़े भाई काशीराव और भतीजे खंडेवराव की हत्या कर दी और अंत में वह स्वयं पागल हो गया और 1811 ईस्वी में मारा गया। राज्य की जो वास्तविक स्थिति थी
वह जसवंत राव होलकर की रखेल तुलसीबाई के हाथों में आ गई थी, किंतु वह भी शासन को सुचारू ढंग से ना चला सकी। दौलत राव सिंधिया की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वह अत्यंत शोचनीय थी। अपने राज्य की सेना का खर्चा भी वह नहीं निकाल पाता था। अतः उसके जो सैनिक थे वह मनमाने तरीके से जनता से धन वसूल करने लगे और सिंधिया का अपने सेनापतियों पर भी नियंत्रण समाप्त हो चुका था और सेना का भी मनोबल गिर चुका था। अगर हम भोसले की बात करें तो भोसले के राज्य पे आए दिन पिंडारियों और पठानों के आक्रमण जो है वो होते रहते थे, इसलिए उनकी स्थिति भी अराजकतापूर्ण ही थी। गायकवाड़ के बारे में तो हम सबको विदित है कि वह पहले ही कंपनी के मित्र बन गए थे और अब चाहते हुए भी वह खुलकर उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे। पेशवा जो है वह अंग्रेजों की सहायता से ही मनसब पर बैठा था। मन ही मन अब देखा जाए तो वह उनसे घृणा करने लगा था, लेकिन पेशवा अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खो चुका था और उसमें इतनी क्षमता भी नहीं बची थी कि वह मराठा सरदारों को अंग्रेजों के खिलाफ फिर से एकजुट कर सके। अब हम इस युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो युद्ध के जो कारण हैं, तो उसमें जो पहला प्रमुख कारण है वह तो है हेस्टिंग की नीति। वह हेस्टिंग जो वेलेज़ली की साम्राज्यवादी नीति की आलोचना करता था, भारत में आकर उसने खुद ही उसी नीति को आगे बढ़ाया। यह बात कहीं ना कहीं मराठों को समझ में आ रही थी और यह युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बनेगा। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वह है मराठा सरदारों पर बाला जबरदस्ती नई संधियां थोपना। एक और अगर देखा जाए तो जो हेस्टिंग है वह युद्ध की तैयारी कर रहा था और दूसरी ओर उसने मराठा सरदारों को अपने जाल में फांसने के लिए कूटनीतिक जाल बिछाना आरंभ कर दिया था। उसी समय नागपुर के रघुजी भोसले की मार्च 1816 में मृत्यु हो गई और उनका पुत्र अस्वस्थ होने के कारण शासन करने के योग्य नहीं था। अतः उत्तराधिकार के लिए वहां पर संघर्ष शुरू हो गया और हेस्टिंग को भोसले के आंतरिक मामलों में बोलने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया। उसने अप्पा साहब नाम के दावेदार को भोसले की जगह बिठाने का प्रयास किया और 1816 में उससे एक सहायक संधि भी कर ली, जिसके बाद भोसले की स्वतंत्रता का अंत हो गया। अंग्रेज सिंधिया के राज्य पर आक्रमण कर सके, यह चाल आगे बढ़ चल रहे थे। हेस्टिंग ने पेशवा की तरफ भी ध्यान दिया। पेशवा यद्यपि पश्चाताप कर रहा है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं है और पेशवा आगे कुछ करता इसके पहले उन्होंने पेशवा को एक नई संधि में बांध लिया और उसके राज्य के चारों तरफ अपनी सेना रख ली। 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की नई संधि पर पेशवा ने पुनः हस्ताक्षर कर दिए थे और इस संधि के अनुसार पेशवा ने किसी भी विदेशी शक्ति से वह पत्र व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा वचन दिया। इसके अतिरिक्त उसने सहायक सेना के खर्च के लिए 34 लाख
कि आय का जो क्षेत्र था वह कंपनी के हवाले भी कर दिया। उसे इस बात के लिए भी सहमत होना पड़ा कि अंग्रेज जब और जितनी अतिरिक्त सेना चाहेंगे उसके राज्य में भेज सकते हैं। उसने अहमदनगर का किला कंपनी को दे दिया और नर्मदा के उत्तर में बुंदेलखंड, मालवा और उत्तर भारत में अपने समस्त जो अधिकार थे वह भी कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। उसने गायकवाड़ पर अपने सब अधिकार त्याग दिए और उसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। इस संधि से अगर देखा जाए तो पेशवा एक तरह से पूर्णतया अंग्रेजों का दास बन चुका था। इसी प्रकार नवंबर 1817 में हेस्टिंग ने एक सेना ग्वालियर भेज दी और सिंधिया को धमकाकर एक नई संधि पर हस्ताक्षर करवा ली। यह संधि ग्वालियर की संधि के नाम से जानी जाती है। इसके अनुसार सिंधिया ने वचन दिया कि वह पिंडारियों को कभी भी अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा और उनके खिलाफ अंग्रेजों की सहायता करेगा। यह संधि अंग्रेजों ने सिंधिया से इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेजों को यह भय था कि ऐसा ना हो कि पिंडारी सिंधिया से या मराठों से जाकर के मिल जाए। इसके अतिरिक्त सिंधिया ने राजपूत राज्यों पर भी अपने समस्त अधिकार जो थे वह त्याग दिए और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन भी दे दिया। सिंधिया पर नई संधि थोपने से पहले ही अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों के साथ संधि वार्ताएं करना आरंभ कर दिया था। ग्वालियर की संधि के तुरंत बाद ही उसने उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, बूंदी तथा 13 अन्य राज्यों से संधियां कर ली और उन सबको अपने संरक्षण में ले लिया। जैसा कि पहले कहा गया है कि 1811 ईस्वी में जसवंत राव होलकर मारा गया था। वह अपने पीछे एक अल्पवयस्क दत्तक पुत्र को छोड़ गया था। उसके बाद राज्य की शक्ति उसकी रकेल तुलसीबाई के हाथों में आ गई थी, किंतु वह शासन को संभाल नहीं सकी क्योंकि उसका जो चरित्र है वह भी निम्न कोटि का था और वह जाकर के अंग्रेजों से मिल गई। मराठा इन सब से ऊब चुके थे और सैनिक विद्रोह करने लगे और सर्वत्र चारों तरफ अगर हम देखें तो अराजकता का माहौल छा गया था। अंत में तुलसीबाई ने भागकर अंग्रेजों के यहाँ शरण ले ली और वह अपने साथ उस बालक को भी लेती गई जिसके बिना जो राज्य था वह बिना शासक का हो गया। उसने लॉर्ड हेस्टिंग से एक गुप्त संधि कर ली। इससे होलकर राज्य के सैनिक सरदारों में अंग्रेजों के प्रति भारी कटुता जो है वो पैदा हो गई। अब हम बात करेंगे युद्ध की घटनाओं पे। मराठा सरदार इस अपमानजनक संधियों को सहन नहीं कर सके जो जबरदस्ती बालात उनके ऊपर थोपी जा रही थी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले पेशवा बाजीराव ने हथियार उठा लिए और नवंबर 1817 में उसने पूना की ब्रिटिश रेजिडेंस में आग लगा दी और वहां से 6.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किरकी में ब्रिटिश खेमों पर भी आक्रमण किया, किंतु एक छोटी सी अंग्रेजी सेना ने उसे परास्त कर दिया। जनरल स्मिथ ने पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव दक्षिण की ओर भाग गया और अपने साथ सतारा के राजा को भी लेता गया ताकि वह अंग्रेजों के हाथ में ना पड़ जाए। स्मिथ ने उसका पीछा किया और जनवरी 1818 ईस्वी में कोरेगांव के युद्ध में तथा फरवरी में अस्टी के युद्ध में
उसे परास्त किया। अष्टी के युद्ध में उसका प्रसिद्ध सेनापति गोखले मारा गया। अंत में हतोत्साहित होकर उसने 1818 में समर्पण कर दिया। पेशवा का अनुकरण करके, पेशवा ने शुरुआत कर दी थी युद्ध की, तो उसके अनुकरण करके जो अन्य मराठा सरदार थे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए, किंतु उन्होंने युद्ध की कोई संयुक्त योजना नहीं बनाई थी, इसीलिए शत्रु ने उन्हें एक एक करके पीट दिया। 26 नवंबर 1817 ईस्वी को नागपुर के अप्पा साहब ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया, किंतु दूसरे दिन सीतावाल्दी के युद्ध में उनकी पराजय हो गई। कुछ दिनों बाद युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें पुनः हराया। अंत में वह पंजाब की ओर भाग गए और 1840 ईस्वी में जोधपुर में उनकी मृत्यु हो गई। जब होलकर के सैनिक सरदारों ने सुना कि पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध आरंभ कर दिया है, तो वे भी अपनी सेनाओं के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े, किंतु दिसंबर 1817 ईस्वी में महिदपुर के युद्ध में उनकी भी हार हो गई। इस युद्ध के जो परिणाम सामने आए वह प्रमुख रूप से यह था कि पूरे मराठा साम्राज्य को संधि में बांध लिया गया और बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव और महादजी सिंधिया द्वारा जो निर्मित राज्य था वह पतन के गर्त में डूब गया। तो इस तरह आपने देखा कि तृतीय और चतुर्थ मराठा युद्ध के बीच में अंग्रेजों को लगभग 10 साल का समय मिला था, मराठों को लगभग 10 साल का समय मिला था, लेकिन उसके बाद भी वह सचेत नहीं हुए और उन्होंने अपना जो संघ था उसको सुदृढ़ नहीं किया और अंततः इनकी पराजय होगी। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।